जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। अगर भारत जो एक शहर था आलम में इंतखाब, भारत जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे यहाँ मंतखब रोज़गार के, रहते थे मंतखब यहाँ रोज़गार के, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, जिसको कमल ने लूट कर बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। कमल यानी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि कमल आपकी फूल, कमल का फूल, हमारी भूल, कमल का फूल, भारत की धूल, कमल का फूल। आपकी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली से जितने भी बॉर्डर टकराते हैं, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, वहाँ के किसान आज दिल्ली में एंट्री करते और किसान विरोधी बिल पर एक प्रोटेस्ट करना था और ये काफ़ी दिन से प्री प्लान था। लेकिन इस वक्त दिल्ली के बॉर्डरों पर हैवी गोलाबारी करी जा रही है। किन पर करी जा रही है? इन्हीं हमारे मासूम मजलूम किसानों के ऊपर फुल तरीके से गोलाबारी छोड़ी जा रही है। उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से लाठी चार्ज करा जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। वाटर कैनन ये होता है कि पानी की इतनी तेज बौछार, इतनी तेज धारा कि जिससे सामने वाला जख्मी तक हो जाता है, इतने प्रेशर से छोड़ी जा रही है। एक तो पानी, ऊपर से सर्दी, तीसरा मजलूम, चौथे वो हमारे भारत के अन्नदाता। क्या जुर्म है उनका? वो मुजरिम नहीं है किसान। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी होता है और इतने ज़बरदस्त तरीके से उन पर लाठियां भांची जा रही हैं, उन्हें गिरफ्तार करा जा रहा है। हरियाणा से, पंजाब से, काफ़ी जगह से किसान भारी मात्रा में दिल्ली प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, एक तरह का एहतजाज करने आ रहे थे। और एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हमारा संविधानिक हक है। ये वाली इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है कि अगर कोई भी बात, कोई भी बिल हमारे विरोधी हो या सरकार हमारे विरोधी काम कर रही हो तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और इसकी पूरी आज़ादी हमें हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन इस वक्त अगर आप देख रहे हो कि सन 2014 से भारत के संविधान को कुचला जा रहा है, कत्ल करा जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब ये लोग रैलियां करते हैं, जब बीजेपी वालों के यहाँ इलेक्शन की तैयारियां होती हैं तो कोरोना वायरस छुट्टी पे चला जाता है। और इसका सबूत आपने बिहार में देखा कि किस तरह वहाँ लाखों लोग जमा हुए लेकिन कोरोना वहाँ नहीं आया। जैसे ही बिहार में इलेक्शन ख़त्म हो गए, एकदम कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए और पूरे भारत से कोरोना के केस निकलकर आने शुरू हो गए और दिल्ली से सबसे ज़्यादा निकाले गए। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त भारत में बंदा किसी भी बीमारी से मरेगा तो उसको कोरोना ही डिक्लेयर करा जाएगा कि वो कोरोना से मरा है, क्योंकि सारी बीमारियों का इन्होंने नाम बदलकर कोरोना रख दिया है। एक तरह का टेरर बांटा जा रहा है। अभी ओखला में ही कल एक डेड बॉडी आई है, मतलब कि वो लड़की ने खुदकुशी करी थी 3 दिन पहले। खुदकुशी करने के बाद उसको एम्स अस्पताल लेकर गए। जब एम्स में उसकी रिपोर्ट बनाकर दी तो उसका डेट ऑफ कॉजेज जो बनाया, मरने की वजह जो बनाया, वो कोरोना वायरस बनाया। जिस लड़की ने खुदकुशी करी हो, मौत हो चुकी हो, उसका जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया, डेथ सर्टिफिकेट दिया कि नहीं ये कोरोना से मरी है। तो इतनी जबरदस्त लूटमार मच रही है। और आपको एक और जबरदस्त लेटेस्ट न्यूज बताऊं, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी जो है इतना खतरनाक नहीं है जिसके लिए लॉकडाउन करा जाए। हाँ, कोरोना वायरस सिंपली नजला खांसी है और यही बात मैं आपको 8 महीने से लगातार बार बार बताती चली आ रही हूँ कि कोरोना वायरस बहुत मामूली नजला खांसी है। नजले खांसी का नए वर्जन का नाम इन्होंने कोरोना वायरस कर दिया और मैन मेड वायरस से कुछ वायरस इन्होंने छोड़े भी हैं। तो ये मैं नहीं कह रही, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है WHO की, जो ये वाली बात कह रहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। WHO मेरी तंजीम नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली रिपोर्ट उसकी है कि कोरोना वायरस इतना जानलेवा नहीं है, सिर्फ सिंपली सी बीमारी है, उससे कोई मर ही नहीं सकता। इसलिए अब दोबारा जो लहर लगा रहे हैं, दोबारा जो ये फर्जी लहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बंद करके बर्बाद करने की जो ये साजिश कर रहे हैं इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो ये वाला सारा फर्जीवाड़ा करें।
ये आपको मारना चाहते हैं। यही वजह है जब इनका मुफाद होता है तो ये कोरोना लेकर आ जाते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। हरियाणा में भी अभी बहुत बड़ी बड़ी बीजेपी की रैलियां हुई हैं 3 दिन पहले, वहां पर कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे आज वहां से किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। कोई बंदा जब प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, सड़कों पर उतरता है तो खुशी में नहीं उतरता, यानी वो दुख में होता है, वो तकलीफ में होता है, वो गवर्नमेंट की नीतियों से नाराज होता है, वो गवर्नमेंट से नाराज होता है। नहीं तो किसी के पागल कुत्ते ने नहीं काटा होता कि वो अपना घर बार छोड़कर पुलिस के डंडे खाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। तो ये आज की बहुत बड़ी न्यूज है कि सरहद पर, दिल्ली की सरहदों पे हमारे किसानों के साथ फुल गोलाबारी छोड़ी जा रही है, उन पे टीयर गैस छोड़ी जा रही है, दबा के लाठियां भांची जा रही हैं और जबरदस्त वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है इतनी सर्दी में। और किसानों के बहुत बड़े नेता योगेंद्र यादव जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी बहुत ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि योगेंद्र जी जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के नेता भी हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दिफा क्या लगाई है कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं। जो लोग आराम से ट्रैक्टरों पर बैठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने किसानों के विरुद्ध 3 बिल पास करे हैं उनको वापस ले ले, क्योंकि इस बिल से भारत के किसानों की कमर टूट जाएगी। भारत का किसान, आप देखिए क्या है भारत का किसान। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। और किसान क्या होता है भारत का, विरासत में क्या देकर जाता है। जब किसान मर रहा होता है, भारत का किसान मर रहा होता है, तो वो विरासत में अपने बेटे को कर्ज देकर जाता है कि ले मेरे बच्चे, मैं तो इस कर्ज से आजिज आके खुदकुशी कर रहा हूं, तेरे पे भी है विरासत में कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। यही वजह है कि भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसान खुदकुशी करता है वो भारत में करता है। लेकिन ये वाली बात अलग है कि यहाँ की जो मॉडलिंग करते हैं किसान, वो सारे के सारे फिल्म एक्टर होते, आरएसएस के एजेंट होते। जैसे हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती है, कहती किसान हूं, भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी जी आए दिन नए नए गेटअप इख्तियार करते हैं, कभी फौजी बन जाते हैं, कभी झोला छाप बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी मोर को दाना चुगा रहे हैं, कभी जंगलों में जाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये बहरूपिया इस तरह के किसान जो हेलीकॉप्टर से उतर के अपना आप को दिखाते हैं, ये हमारे भारत के असली किसान नहीं है, ये धोखेबाज दगाबाज हैं। जैसे अमिताभ बच्चन भी कहता है मैं किसान हूं, तो ये किसान नहीं है, ये गद्दार लोग हैं जो आपको दिखाते हैं। नहीं तो किसान, अगर आप देखें भारत का किसान दुनिया के किसानों में सबसे ज्यादा गरीब है, जिनके पास सही से खाने को नहीं होता। ये वही किसान है जो दिन रात मेहनत करके आपको अन्न देता है, लेकिन वही बंदा जो अन्न उगाता है वो अपने घर में खुदकुशी करके मर जाता है। गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी खतरनाक पॉलिसी कर दी है और अब उनकी और कमर तोड़ दी, क्योंकि भारत का नाम बदल के आप हिंदुस्तान का नाम बदलकर आप अडानिस्तान रख दीजिए। इस वक्त भारत जो है वो अडानिस्तान बनता जा रहा है, या तो अंबानिस्तान बनता जा रहा है या अडानिस्तान बनता जा रहा है। टोटल का टोटल प्राइवेट सेक्टर को ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो फायदा पहुंचा रहे हैं। किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को सरहदों पे फालतू में मरवा रहे हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। तो इस तरह जो ये प्रोटेस्ट चल रहा, जो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने ऊपर जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आए, लेकिन जब हम सड़कों पर आते हैं तो ये हमें कोरोना फौरन खरीद के ले आते हैं कि नहीं कोरोना है, कोरोना है, और मारपीट शुरू कर देते हैं। जिस तरह इस वक्त सरहदों पे चल रहा है कि इस वक्त दिल्ली की तमाम सरहदों पर, तमाम बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से किसानों की कुटाई करी जा रही है। और कमाल की बात देखिए कि हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पहली बार जबान खोली है, लेकिन हक के लिए बोली है। उन्होंने खुद कहा है कि किसानों पे जुल्म हुआ है और ये बिल किसानों के विरोधी है, गवर्नमेंट को ये बिल वापस लेना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी तंजीमों ने हड़ताल शुरू कर दी है, उसमें बैंक के एम्प्लॉय भी शामिल हैं। वो किसानों के हक में खड़े हो गए, किसानों के फेवर में खड़े हो गए और आज से दिल्ली के बैंक कर्मी, दिल्ली के एम्प्लॉय जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि वो तो किसान नहीं है। अब आप देखिए कि इन किसानों के फेवर में हल्के 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 सारा भारत खड़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर किसान अपना ये जो गल्ला उगाता है इसको ये सारे के सारे कैप्चर कर लेंगे अंबानी और अदानी, फिर ये अपनी मर्जी से बेचेंगे। गेहूं 100 रुपए किलो, आलू
1000 रुपए किलो, क्योंकि आलू इस वक्त भी दिल्ली में 60 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 60 रुपए किलो। अभी से इतनी महंगाई है, आगे आगे देखिए कि क्या होता है। ये आपको भूख से मारेंगे, खुद तो ये सारा गल्लाखोरी जमाखोरी कर लेंगे। और किसान की यही डिमांड है कि ये जो सरकारी मंडियां हैं ये बंद ना हो। इन मंडियों में खरीदो फरोख्त तो गवर्नमेंट इनसे खरीदो फरोख्त करे। गवर्नमेंट इनके विरोधी बिल लेकर आई है, मंडियों को खत्म कर रही है, ताकि सारे के सारे अंबानी अदानी जो हैं औने पौने भाव में इनसे गल्ला खरीद लें और इनको फिर दोबारा गुलाम बना दें, जैसे 70 साल पहले रैयतवाड़ी मालवाड़ी का कानून चलता था और ये बेचारे किसान गुलाम होते थे, अपनी ही जमीनों पे गुलाम होते थे और एक टैक्स पे करते थे। सेम टू सेम भारत को उसी दिशा में ले जाने की तैयारी है। तो किसानों पे जुल्म करना इस बात की गवाही देता है कि देखो ये लोग किसी के भी नहीं है, ये सरकार किसी की भी नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं झोला उठाकर चल पड़ूंगा, क्या मेरे भाइयों और बहनों आपको मालूम है कि यही हमारे प्रधानमंत्री जो खाना खाते हैं, काजू की रोटी खाते हैं और ये जो मशरूम खाते हैं सुबह शाम, ये फ्रांस से आता है, जिसका जो रेट है वो 2.5 लाख रुपए पर केजी है। ये वो वाला मशरूम खाते हैं जो 2.5 लाख रुपए पर केजी फ्रांस से मंगवाया जाता है। तो वाह मेरे झोला छाप प्रधानमंत्री कि आपके शाही ठाठ इतने हैं और आप दुनिया को दिखाते हैं कि आपकी दाढ़ी जो मुसलमानों की तरह बढ़ती चली जा रही है, आपके पास शेव के पैसे नहीं है। आप दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि मैं तो इतना कंगला हूं कि मेरे पास ना तो दाढ़ी कटाने के पैसे हैं ना बाल बनाने के पैसे हैं। लेकिन अगर आपका फेस हम देखते हैं तो उस पे रोजाना रौनक नजर आती है। आप दिन ब दिन जवान होते चले जा रहे हैं क्योंकि आप डाइट बहुत जबरदस्त ले रहे हैं। हम पूरे महीने का खाना उस पैसे में खा लें जिसमें हमारे प्रधानमंत्री एक वक्त में खाना खाते हैं। इतना एक्सपेंसिव ये झोला छाप प्रधानमंत्री खाना खाते हैं। वो अलग बात है कि भक्त बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता और ये मोदी भक्ति में लगे पड़े हुए हैं। तो ये जो बिल है इसके खिलाफ आप सबको बोलना चाहिए, आपको किसानों को फेवर करना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि कश्मीर का एक युवा नेता जो क्या नाम है पीडीपी से थे, एक युवा नेता वहीदुर रहमान, कश्मीरी युवा नेता वहीदुर रहमान, आज उसको कश्मीर में गिरफ्तार कर लिया गया। और कमाल की बात है उस पे इल्जाम क्या लगाया कि वो जो है डीसीपी जो था, अगर आपको याद होगा डीसीपी जो था कश्मीर का देवेंद्र सिंह डीसीपी, आपको याद होगा, जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और चार्जशीट दाखिल नहीं करी थी और उसको क्लीन चिट देकर छोड़ दिया था, जो संसद में हमले का जिम्मेदार था, पुलवामा में जिम्मेदार था, पुलवामा अटैक में भी देवेंद्र सिंह जिम्मेदार था, जो कश्मीर का डीसीपी था। ये बताया है कि ये वहीदुर रहमान जो था ये आतंकवादी देवेंद्र सिंह के लिए काम करता था। वाह कमाल की बात है। देवेंद्र सिंह को तो तुमने पकड़ा नहीं था, जब तुमने उसको पकड़ के जेल में बंद करा था तो 3 महीने तक दिल्ली पुलिस को ऊपर से ऑर्डर थे कि इस पे कोई चार्जशीट फाइल ना की जाए ताकि इसको आजाद छोड़ दिया जाए। उसी को अब ये आतंकवादी बता रहे हैं और उसकी आड़ में कश्मीर के युवा नेता वहीदुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप पूछेंगे गिरफ्तार क्यों करा है? गिरफ्तार इसलिए करा है कि कश्मीर में डीटीसी के इलेक्शन है और बीजेपी नहीं चाहती कि दूसरी पार्टियां वहां पर इलेक्शन लड़ें। और मुफ्ती जो क्या नाम है महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बीजेपी नहीं चाहती कि दूसरी पार्टियां इलेक्शन में लड़ें, वो चाहती सिर्फ बीजेपी वाले लड़ें और ये जीत जाए। इसीलिए उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर वो दूसरी पार्टी के मेंबरों को जेल में ठूस रही है। तो किस तरह का ये भारत है और किस दिशा में भारत जा रहा है, सवाल बनता है। क्योंकि आप जनता हैं, अंबाला और पटियाला बॉर्डर पर किसान रुककर खड़े हो गए हैं इस वक्त। जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला लाइव मेरा किसानों को ही समर्पित है कि अंबाला और पटियाला के बॉर्डर पर किसान आ गए, हरियाणा में एंट्री कर ली और किसान इस वक्त पूरा लड़ो और मरो वाली पॉलिसी लेकर आया है। वो अपने ट्रैक्टर में 4 महीने का राशन लेकर चला है कि जहां पर भी इनको रोका जाएगा ये वहीं पर प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे, अपना खान पान लेकर आए। क्योंकि ये कहना है कि हमारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, हुकूमत ने हमारी कमर तोड़ दी है, हम तो वैसे ही मर रहे थे, हम तो खुदकुशी करके मर रहे थे, हम तो खर्चे में मर रहे थे, हम तो कर्ज में मर रहे थे, हम तो बिजली के बिल से मर रहे थे और ऊपर से ये जो गवर्नमेंट है हमारे मौत पर और 100 दुर्रे लगा रही है, हमारी लाश पर और मरे पे 100 दुर्रे वाला काम कर रही है। इस बिल को लाकर
लेकर, तो अगर ये बिल वापस नहीं जाएगा तो हम सड़कों पर मरने के लिए तैयार हैं। ये वाला नारा किसानों का है और वो फुल मूड में उतर चुके हैं कि हम घर वापसी नहीं करेंगे। पुलिस हमें मारती है मार दे, प्रशासन हमें मारता है मार दे, गवर्नमेंट हमें मारती है मार दे, लेकिन हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये कहना है किसानों का और वो इसी लगन से, इसी जोश से, इसी जुनून से वो सरहदों पर खड़े हुए हैं, दिल्ली की सरहदों पर खड़े हुए हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं ताकि कानून और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके कान पे जू रहेंगे, वो बताएं कि देखो हम कितने परेशान हैं। लेकिन हमारी सेंटर गवर्नमेंट, हमारी भाजपाई सरकार, वो तो मुख बधिर बनी हुई है, अंधी काणी लूली भैंगी बन जाती है, उसको कुछ नजर नहीं आता। उसको क्या नजर आता है कि सिर्फ कोरोना वायरस को कहां कहां आपदा में अफसर बनाना है। जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी काम होता है या कोई भी एहतजाज होता है तो फौरन ये कोरोना वायरस का टेरर निकाल के ले आते अलादीन के जिन की तरह और कहते हैं कि नहीं कोरोना आ गया है, यहां पर जाम कर दो, यहां लॉकडाउन कर दो, यहां पर कर्फ्यू लगा दो, यहां पर ड्रामा कर दो। मैं अमन रिजवी आपको लगातार अपडेट कोरोना के भी आपको मैंने दिए और टोटल मैंने आपको कश्मीर के बारे में भी बताया, मैंने आपको चाइना की सरहदों के बारे में भी बताया। और एक और मैं एक अजीबो करीब आपको न्यूज साझा करना चाहूंगी कि ओखला में घर घर जाकर ये कोरोना के पेशेंट चेक कर रहे हैं जबरदस्ती दादागिरी से। तो ये कौन सा कानून है? मतलब पूरे भारत में इनको ओखला से ही शुरुआत मिली थी। घरों से क्या मतलब है? यानी ये टोटल का टोटल ये ओखला वासियों से उस बात का बदला लेना चाहते हैं कि जामिया प्रोटेस्ट ओखला से शुरू हुआ, उस बात का इंतकाम लेना चाहते हैं। घरों में घुसकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे। तो ये कौन सी वाली फ्रीडम है कि आप हमारे ही घरों में घुसकर हमें दादागिरी से जबरदस्ती घुस रहे हैं और कह रहे हैं हम कोरोना का चेक करने आए। क्यों पूरे भारत में आपने चेक कर लिया जो आप ओखला से शुरुआत कर रहे हैं? हमें मालूम है आप ओखला से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप ओखला वासियों से इंतकाम लेना चाहते हैं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का इंतकाम लेना चाहते हैं, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने यहां पर गूंज दी थी, एक आवाज दी थी, एक तहरीक निकाली थी, क्योंकि जामिया से ही एनआरसी सीए एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और यहीं पर पुलिस ने 3 दिन तक दादागिरी कर कर अफगानिस्तान बनाया था। गोला बारूद मारे थे, कितने स्टूडेंट जान से गए थे। इसलिए जामिया की पब्लिक को, जामिया के लोगों को, ओखला के लोगों को सबक सिखाने के लिए यहां पर जबरदस्ती लोग घरों में घुस घुस कर कोरोना चेक कर रहे हैं। और फिर शाहीन बाग भी यहीं से बैठा था जो यहां से जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे था। तो उस बात का इंतकाम लेने के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया जो जबरन घरों में घुस रहे हैं और कह रहे हैं हम कोरोना चेक करने आए हैं। कहां लिखा है कोरोना चेक करो? आप घरों में जाकर करो। तो ये दादागिरी की लास्ट स्टेज है, ये कमीनगी की आखिरी इंतहा है। और वैसे भी आपको पता हो कि कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए है और किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। आप ही सवाल करो, जब कोरोना वायरस इन्हीं के बकौल इतना खतरनाक है और इस कोरोना वायरस की कोई वैक्सीनेशन भी अभी तक नहीं आई, तो फिर अमित शाह कैसे सही हो गया? फिर केजरीवाल कैसे सही हो गए? ज्योतिराव सिंधिया कैसे सही हो गए? मध्य प्रदेश का सीएम कैसे सही हो गया? और भी बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता और वो इनका ठरकी एक्टर अमिताभ बच्चन कैसे सही हो गया? जब आपके ही बगौल कोरोना वायरस की अभी कोई वैक्सीनेशन इजाद ही नहीं हुई, तो आपके ये पॉलिटिकल नेता, आपके ये पालतू आरएसएस के एजेंट अमिताभ बच्चन ये कैसे सही हो गए जब कोरोना वायरस की अभी कोई दवा आई नहीं है? तो आप साफ कहिए कि अगर कोई मुसलमान अस्पताल जाएगा, किसी भी बीमारी में जाएगा, तो आप उसका जो डेथ का कॉजेज है वो खाली कोरोना ही लिखेंगे। चाहे राहत इंदौरी हो, मैं तो इन पे भी कह रही हूं, जो अभी अहमद पटेल का इंतकाल हुआ, इनकी भी डेथ सर्टिफिकेट जो बनाया कोरोना वायरस बताया है। मतलब जब ये लोग पब्लिक के बीच में नहीं जाते, ये लोग घर में आइसोलेट रहते हैं, तो घर में कोरोना कैसे गया? और जब घरों में कोरोना जा रहा है तो फिर तुम लॉकडाउन का ड्रामा क्यों कर रहे हो? या तो तुम ये कहो कि कोरोना वैसे किसी के भी घर में घुस जाएगा, चाहे आप अपने मकान को स्विट्जरलैंड का अकाउंट बना दें, उसके बावजूद भी कोरोना आ जाएगा। क्योंकि अमित शाह को कोरोना होना ये वाली बात दर्शाता है कि कोरोना वायरस इनके घर में कैसे गया। आप लोग तो जिहादी नहीं थे, आप लोग तो मरकज निजामुद्दीन नहीं गए थे, अमिताभ तो निजामुद्दीन नहीं गया था, तो फिर कोरोना अमिताभ को कैसे हुआ? अमित शाह को कैसे हुआ? ज्योतिराव सिंधिया को कैसे हुआ? उसकी मां को कैसे हुआ?
अहमद पटेल को कैसे हुआ? क्या ये लोग निजामुद्दीन गए थे? और जब ये लोग निजामुद्दीन नहीं गए थे तो फिर लॉकडाउन लगाने का अजाब क्या है? फिर आप लॉकडाउन किसके लिए लगा रहे हैं? और जब कोरोना वायरस की कोई दवा है ही नहीं, फिर ये कैसे सही हुए? सवाल बनता है, क्योंकि आप जनता है। पूछिए आप कि ये लोग कैसे सही होकर आ गए जब इनको कोरोना हुआ था। और कोई भी मुसलमान, चाहे औरत प्रेगनेंसी में जा रही है, छत से गिरा एक बंदा, यहाँ पर एक कॉलोनी है हाजी कॉलोनी ओखला में, वहां पर एक लड़का छत से गिरा था लॉकडाउन में। जब उसको अस्पताल लेकर गए तो उसको मार दिया और कहा कोरोना से मर गया। रोड एक्सीडेंट में एक लड़का मरता है, उसकी टांग काट देते एम्स में और कहते हैं कोरोना से मर गया। तो यानी कि कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए। अब अस्पतालों में जाकर अगर आप इतिहास निकालेंगे और अस्पताल के पन्ने पलटेंगे तो मरने वाले सारे मुसलमान होंगे और डेथ कॉजेज होगा कोरोना। क्यों कोरोना सिर्फ मुसलमानों के लिए? तुम सही हो जाते हो तो तुम्हारे लिए वैक्सीनेशन आ गई। मुसलमान किसी भी बीमारी में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, इन्फ्लुएंजा में जा रहा है, मलेरिया में जा रहा है, डेंगू में जा रहा है, तो तुम उसको मारने का जो कॉजेज है वो सिर्फ बता रहे हो कोरोना कोरोना कोरोना। यानी साफ कहो कि तुम मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हो। और ये वाली बात मैं नहीं कह रही, अमेरिका की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है genocide.watch.com, उसने खुद कहा कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी करी जा रही है। और अब से नहीं करी जा रही, सन 2092 से करी जा रही है। और ये सारा का सारा जो मिशन है ये आरएसएस के ऊपर है। सन 2092 1992 में देखिए आप, सॉरी 1992 से करी जा रही है। आप 92 में देखिए जब मुसलमानों की बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी तो क्या हुआ था? पूरे भारत में कत्लो गारत मचा दिया था। मरने वाले कौन थे? मुसलमान समाज था। मस्जिद किसकी शहीद करी थी? मुसलमान समाज की करी गई थी। नस्ल कुशी किसकी करी गई थी? मुसलमान समाज की करी गई थी। घरों को किसके लूटा गया था? मुसलमान समाज के लूटा गया था। तो ये genocide.watch.com अमेरिकन की तंजीम कह रही है, जो इसी बात पर काम करती है कि दुनिया में कौन कौन सी कम्युनिटी को कहां कहां पीटा जा रहा है। ये उसका लेटेस्ट बयान है कि भारत के 35 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी तैयारी है, इनकी आरएसएस वालों की और बीजेपी वालों की। और इस वाली बात में ये 30 साल पहले कदम उठा चुके, जब 1992 में इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करके लाखों मुसलमान मारा था। उसके बाद यही genocide.watch.com कहती है कि सन 2002 में भी गुजरात में जो दंगे करे गए थे वो प्री प्लान करे गए थे। तब भी वहां पर गुजरात में कौन था सीएम? नरेंद्र मोदी था। इन्होंने ही कहा था गुजरात मॉडल, वहां भी प्री प्लान करे गए थे और लाखों मुसलमानों को मारा था। कोई इंसाफ मिला नहीं। आईपीएस संजीव भट्ट ने जब इस वाली बात पर एक्शन लिया, उन्होंने इस वाली बात को बताया कि हाँ मुसलमानों को प्री प्लान मारा गया था। आईपीएस संजीव भट्ट, तो उनको भी इसी सरकार ने वहीं गुजरात की जेल में सड़ा रखा है कि नहीं ये झूठा है और इसने फला फला वक्त कत्ल करा था, कस्टोडियन में मौत हुई थी। यानी आईपीएस संजीव भट्ट तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था, उनको भी जेल में डाल दिया था। दिल्ली दंगों के बारे में भी genocide.watch.com ने कहा कि दिल्ली दंगे जो थे वो भारतीय सरकार ने प्री प्लान करे थे और प्री प्लान करने के बाद इन्होंने मुसलमानों को मारा था, हजारों मुसलमानों को मारा था, 5000 ज्यादा मकान जलाए थे और उसके बाद इन्होंने मुसलमानों को ही पकड़ पकड़ कर जेल में डाला कि यही मास्टर माइंड थे ये। लेकिन ये सुधरने वाली चीज नहीं है। जिस मुद्दे पे इनको कानून बनाना चाहिए वहां ये कानून नहीं बनाएंगे, किसानों के विरोधी बनाएंगे, मुसलमानों के विरोधी बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम भारत को हल्के हल्के दीमक लगा रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं। लेकिन अगर भारत के लोगों को पता चल गया हमें बर्बाद करें, वो सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए आपको आपस में लड़वा देते, इशू दे देते कि तुम इसी पे लड़कर मर जाओ। और जो बेचारे प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करते, जैसे हमारे दिल्ली की सरहदों पर इस वक्त किसानों के साथ भारी गोलाबारी करी जा रही है, पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, जबरदस्त तरीके से टीयर शेल छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज करी जा रही है। इतनी सर्दी में देखिए, मैंने भी कितना मोटा पहन रखा है, इतनी सर्दी हो रही है दिल्ली में इस वक्त के वहां पर उनको वाटर कैनन से यानी कि पानी की बौछार से मारा जा रहा है। तो ये हाल है हमारे भारत का, जहां पर इंसानों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की भी आजादी नहीं दी जा रही। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज अवेयर हो जाइए, किसानों के लिए आवाज उठाइए, जवानों के लिए आवाज उठाइए, अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाइए। ये भारत है, ये हमारा भारत है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।